लेकर तो मौसम विभाग की एक बार फिर से चेतावनी जारी की गई है। 18 जनवरी से पहाड़ी इलाकों में और ठंड बढ़ेगी, क्योंकि बारिश और बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। तो एक बार फिर से ठंड की मार को लेकर पहाड़ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के कई इलाकों में 3 से 4 दिन में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ों के कई इलाकों में जारी बर्फबारी और बारिश के बीच एक बार फिर मौसम विभाग ने भीषण शीतलहर की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3-4 दिन प्रदेश के लिए भारी हो सकते हैं। कई जिलों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। उत्तराखंड में अगले कुछ दिन लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। प्रदेश में कई हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन कोल्ड डे कंडीशन रह सकती है। राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में लगातार कोहरे की मार पड़ रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि 18 जनवरी को प्रदेश में खास तौर पर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर ऐसे जनपदों में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सितम लोगों को झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने हरिद्वार सहित कई जिलों में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए खास तौर पे कोल्ड डे कंडीशन के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी लोगों को कड़ाके की ठंड से रूबरू होना पड़ेगा। प्रशासन ने भी इसके चलते अलाव और रैन बसेरों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। इस बीच बाबा केदार की नगरी केदारपुरी इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। बर्फबारी के बाद हिमालय के अलावा केदारपुरी की भव्यता निखर कर आई है। बर्फबारी के बाद केदार नगरी में चल रहे दूसरे चरण के निर्माण कार्य प्रभावित हो गए हैं। वहीं दूसरी और तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए सैलानी बड़ी तादाद में यहां का रुख कर रहे हैं। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि पहाड़ों पर जाने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वो गर्म कपड़े साथ में लें। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र रसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। और दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी का समापन भाषण होगा। बैठक में सीएम धामी भी शामिल होंगे। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम पदाधिकारी और बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद है। आगे आने वाले विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और इसी के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी का जब समापन भाषण होगा तब वो तमाम पदाधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। देहरादून से बड़ी खबर है। 2015 दरोगा भर्ती धांधली मामला है। प्रदेश में 20 दरोगाओं पर गाज गिरी है। 20 दरोगा एक साथ निलंबित किए गए। सब इंस्पेक्टर भर्ती में धोखाधड़ी के मामले में यह एक्शन देखने को मिला है। धोखाधड़ी नकल करके पास होने का आरोप है। विजिलेंस की रिपोर्ट के बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देहरादून से बड़ी खबर, प्रदेश में 20 दरोगाओं पर गाज गिरी है। 20 दरोगा एक साथ निलंबित किए गए। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो पुलिस भर्ती धांधली को लेकर सरकार एक्शन में है। जहां 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया है, तो वहीं भर्ती परीक्षा में नकल पर नकेल लगाने के लिए सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। तो 2015 दरोगा भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई। 20 दरोगाओं पर गिरी गाज। धांधली मामले में 20 दारोगा निलंबित। 2015 दरोगा भर्ती धांधली के मामले में पुलिस प्रशासन एक्शन में है। विजिलेंस की प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस मुख्यालय ने 20 दरोगा को निलंबित कर दिया है। 2015 में भर्ती हुए ये दरोगा जांच पूरी होने तक निलंबित रहेंगे। वहीं इस मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों को इन सभी पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित करने के लिए लेटर जारी किया है। ऐसा है ना, इस पे विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं। उनको प्रमा फेसिया और इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। दरअसल साल 2015-16 में सब इंस्पेक्टर की हुई भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर विजिलेंस की रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में परीक्षा में धांधली और नकल करके सभी दारोगा बने थे। यही नहीं, कई दारोगा के शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी फर्जी निकले हैं। ये भर्ती हरीश रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुई थी। इस बीच नकल पर नकेल कसने के लिए धामी सरकार एक्शन में है। धामी सरकार इसको लेकर सबसे सख्त कानून बनाने जा रही है, जिसके तहत अब भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थी 10 साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। 2015 से 16 से लगातार नकल के मामले आते रहे हैं और पिछले दिनों हमने इस पर कार्रवाई भी करी है। एक जो व्यवस्था लंबे समय की गंदगी है उसको दूर करने का काम किया जा रहा है और जो नकल का नया कानून हम ला रहे हैं, जिसका हमने निर्णय ले लिया है, उस कानून के तहत अब जो भी नकल करवाने वाला होगा उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान इस कानून में हम करने वाले हैं। जो परीक्षा में भाग लेने वाले होंगे, अगर वह नकल में संलिप्त पाए जाते हैं तो 10 सालों तक किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। फिलहाल भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ जारी कार्रवाई और नकल पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी से एक बात तो साफ है कि धांधली करने वाले अब बचने वाले नहीं हैं। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हरिद्वार से बड़ी खबर है। पटवारी पेपर लीक के मामले में 8वीं गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने 8वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर से एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। 7 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। तो एसआईटी लगातार पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। पटवारी पेपर लीक के मामले में एसआईटी द्वारा जांच की जा रही है, जिसमें एक और अभियुक्त को छुटमलपुर क्षेत्र के सहारनपुर जिले के बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस प्रकरण में 8 गिरफ्तारी हो चुकी हैं और 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पूछताछ में अभियुक्त से पता चला है कि छटमलपुर रिजल्ट में रुके अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ाने का कार्य किया करता था और इसी काम के लिए उसे 10,000 रुपए मिले थे। एसआईटी के ऑब्जर्वर और हरिद्वार एसएसपी अजय सिन्हा ने कहा कि एसआईटी द्वारा हर पहलू से जांच की जा रही है। और अब बात जोशीमठ की। जोशीमठ आपदा में प्रभावित 700 से ज्यादा घरों को खाली करा लिया गया है और लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ की धारण क्षमता का पता लगाने के लिए टीम अध्ययन कर रही है और वहीं जोशीमठ के आसपास हो रहे निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है। जो सर्वेक्षण हुए हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने चिन्हित किए जगह, वो चिन्हित जितने भी मकान हैं, लगभग 700 के आसपास मकान है, 700-800 के बीच में, उन सभी मकानों को खाली करवा दिया गया है और आपदा में जो राहत के काम हैं वो सब हो रहे हैं। फौरी तौर पर जो अंतरिम सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए के चेक अधिकांश लोगों को मिल गए हैं और नए पुनर्वास के लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब जो पानी हमारा 560 LPM आ रहा था वो घटकर अब काफी नीचे आ गया है। वो 150 के आसपास पहुंच गया है और धीरे धीरे बंद होने की कगार पर है। सभी स्थितियों पर हम लोग पूरी तरह से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा आगे का जो दीर्घकालिक योजना है, ड्रेनेज का प्लान है और सीवरेज जो हमारा टैंक बने हुए हैं उनसे लाइनों से सभी घरों को जोड़ना है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है और नई पुनर्वास की वैकल्पिक जो जगह तलाश हमने की है उसका भी जांच का काम चल रहा है। हाँ, अभी सभी निर्माण जो जोशीमठ के अंदर के हैं उनको रोका गया है और उसकी धारण क्षमता का भी हम आकलन कर रहे हैं कि कितनी धारण क्षमता जोशीमठ की है और कितना वहां पर हो गया है। और जोशीमठ के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं, सभी की एक भार सहन करने की जो कैपेसिटी है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और देखेंगे कि किस शहर में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा तो नहीं हो गया है। अगर ज्यादा हो गया है तो
पर आगे कार्रवाई करेंगे। जोशीमठ में विस्थापन का काम जोरों पर है। शहर के मकानों में दरार को लेकर सर्वे किया जा रहा है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव रजनीश सिन्हा की तरफ से कहा गया कि सभी मकानों में जिन मकानों में दरारें आई उनका सर्वे किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है। में 165 आवास असुरक्षित पाए गए हैं। जो पानी का रिसाव था, जो वाटर डिस्चार्ज जहां से जेपी कॉलोनी से जो निकल रहा था उसमें थोड़ी घटोतरी हुई है। वो है 165 LPM को सुरक्षित राहत शिविर में ले जाया गया है। वो 237 परिवार है और 237 परिवारों में कुल सदस्यों की संख्या 800 है। जो राहत शिविर हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जोशीमठ में 665 कक्ष और पीपलकोटी में 491 कक्ष, वो उसी तरह से है। 5000 दिए गए थे घरेलू राहत सामग्री क्रय के लिए। 73 परिवार को किए गए हैं। मकान किराया भी 3 परिवारों ने ही क्लेम किया है। कुछ और परिवार उसमें मांग की है, उसकी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस की जा रही है। मेरे ख्याल से उससे निर्णय जनपद स्तर पर लिया जाएगा। जो 1.5 लाख रुपया प्रति परिवार दिया जाना था उसमें 190 परिवारों को दिया जा चुका है 2,85,00,000। CBRI के द्वारा घरों में जो क्रैक्स है उसको मॉनिटर करने के लिए क्रैकोमीटर लगाए गए हैं, जो किसको की डेली उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि उसमें क्रैक्स में वृद्धि तो नहीं हुई है। संडे को कल गया था, वहां हमारी टीम गई थी और कई जगहों का हमने निरीक्षण किया। एक फोकस था कि कहीं क्रैक्स नए जगह तो डेवलप नहीं हुए हैं और जो क्रैक्स ऑलरेडी थे क्या उसमें बढ़ोतरी तो नहीं हुई है। जैसा पहले बताया गया कुछ हल्की फुल्की बढ़ोतरी हुई है। सर्वे में नए नए घर जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे सर्वे हो रही है तो उसको हम नया क्रैक्स नहीं कहेंगे, सर्वे में वो इंक्लूड हो रहे हैं घर। तो जो रोपवे का टावर है उसके आसपास तो क्रैक्स नहीं बढ़े हैं। तो रोपवे के नीचे क्रैक्स पहले भी थे जब हम पहली बार विजिट किए थे 5 तारीख को, तो वो एज इट इज है, तो हल्की उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रोपवे के ऊपर में कोई क्रैक्स नहीं है। और जोशीमठ को लेकर बड़ी खबर है। केदारनाथ की तरह जोशीमठ का पुनर्निर्माण होगा। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। फिर से सुंदर और आकर्षक बनाया जाएगा जोशीमठ। तो जोशीमठ को रीडेवलप करने के लिए सरकार की तरफ से अब कदम उठाया जाएगा। जिस तरह से केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो रहा है उसी की तर्ज पर अब जोशीमठ का भी पुनर्निर्माण कार्य किया जाएगा। जब जोशीमठ का पुनर्निर्माण करेंगे, जैसे हमने केदारनाथ का जिस तरह से पुनर्निर्माण किया है उसी तर्ज पे हम जोशीमठ का भी पुनर्निर्माण करेंगे और अच्छा बनाएंगे। वहीं जोशीमठ को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर शंकराचार्य से हाईकोर्ट जाने को कहा है। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुआवजे के साथ जोशीमठ भू धसाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की थी और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद से कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। पौड़ी जिले से होकर गुजर रही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना से सौर क्षेत्र के साथ ही साथ श्रीनगर और कई अन्य क्षेत्रों में भी लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी। ऐसे में घरों में रह रहे लोग खौफ में कि कई जिलों में भी जोशीमठ जैसे हालात इस रेलवे परियोजना से पैदा न हो जाएं। दरअसल रेलवे परियोजना में सुरंग निर्माण के बाद से ही लोगों के घर खतरे की जद में आ चुके हैं। वहीं 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन निर्माण का कार्य होना है, जिसमें से 105 किलोमीटर का सफर रेल पहाड़ों के अंदर यानी कि सुरंगों से होकर गुजरेगी। पूरी परियोजना में 17 सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। आप लोगों ने देख लिया है कि हमारे घर में बिल्कुल इतनी गंदी गंदी दरारें आ चुकी है कि हमको रात को नींद नहीं आती है। और अब तो ये जोशीमठ का हाल दुनिया ने सुन लिया है, दुनिया देख रही है और उसको देख के भी हमें इतना डर लग रहा है कि आने वाला भविष्य हमारा ऐसे ही है।
और एक बात मैं ये बोलूंगी कि अगर अब ना रेलवे के काम अगर को हम रोक भी देते हैं, मगर वो जो हमारे मकानों में क्षतिग्रस्त आ गई ना, वो तो ठीक नहीं होने वाली। तो हम सरकार से ये पूछते हैं कि हमारा क्या। ये जैसे मैंने बताया, जोशीमठ में एक आपदा की स्थिति है, लेकिन जनासू में, श्रीनगर में या अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार की स्थिति है उसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। पूर्व में भी एक बैठक हुई थी जिसमें जिलाधिकारी को निर्देशित हम लोगों ने किया था, सुझाव दिया था कि वो एक तृतीय पक्ष की एक समिति बनाए जिसमें जो सर्वे जो है निष्पक्ष रूप से करे और जिसमें IIT या CBRI के विशेषज्ञ भी सम्मिलित हों ताकि सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। और जोशीमठ में आई आपदा को लेकर अब लगातार प्रशासन टिहरी झील के आसपास रहने वाले गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और 42 वर्ग किलोमीटर तक के फैले एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की झील के कारण रौलाकोट गांव की जमीनों में भी भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है। रौलाकोट गांव के नीचे दिन प्रतिदिन भूस्खलन होने से गांव के मकानों में दरारें पड़ रही हैं, जिससे मकान कभी भी भूस्खलन की जद में आ सकते हैं। भूस्खलन के कारण गांव के लोग डरे और सहमे हैं। टाइम किया है जो हमारी ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी है वो इस माह ही हम लोग जनवरी में ही हम 2-3 गांव का भी हमें उसका निरीक्षण कराना है, तो उसी संबंध में हम इस गांव को भी इसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो हम उसको जल्द ही उसका हम निरीक्षण करवा लेंगे JC के माध्यम से, सो दैट कि ये पता चल जाए कि ये रिजर्वायर के कारण है या फिर किसी और कारण से। हमने इसका अध्ययन किया और ये पेपर हमारा जो ये पेपर है बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है माउंटेन साइंस, उसमें पब्लिश हुआ। हमने पाया कि जो सोचा जा रहा था, जो साइंटिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा बहुत ऊपर तक गांव में दरारें पड़ रही हैं। हम इसको कहते हैं ड्रॉडाउन इफेक्ट। ऐसी स्थितियां हैं, उन गांवों का भविष्य भी बहुत सुरक्षित नहीं है और जिस गांव का आपने नाम लिया वो भी इसमें इंगित है। मैं इस समय एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की झील के ऊपर हूँ और आपको बता दूं कि इस झील के कारण मेरे ठीक जो बाईं तरफ है रौलाकोट गांव है और इस गांव के नीचे भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट भूवैज्ञानिकों ने भी दे दी है। भूवैज्ञानिकों ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि टिहरी झील के आसपास जो पहाड़ियां हैं उनमें हलचल हो रही है, जिसको देखते हुए गांव के लोगों ने कहा है कि हमारे गांव में लगातार झील के कारण भूस्खलन हो रहा है, दरारें पड़ रही है और जमीनों में बड़ी बड़ी दरार पड़ चुकी है, जिसके कारण हमारे जो गांव है उसको विस्थापन किया जाए, क्योंकि लगातार झील के कारण भूस्खलन हो रहा है और गांव के लोग डरे और सहमे हुए हैं। हमारे जो मकान है वो खत्म हो रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं और हम चाहते हैं कि हमको भी विस्थापन करे, नहीं तो हमारी बहुत प्रॉब्लम है। वो हमारे जो बहुत खतरा है और हमारी जो जमीन वगैरह सब खत्म हो गए। जब खेती बाड़ी था हमारे सब डूब रखा, कुछ तो है ही नहीं हमारे पास और हमारे पास 3 महीने तो हमें वहाँ रखा, धरने में बैठ रखा। अच्छा, क्या ये जब है कि सरकार हमारी भी जल्दी से जल्दी मांग पूरी करो। डीजीपी अशोक कुमार ऋषिकेश के दौरे पर है और इस दौरान वो सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इस मौके पर डीजीपी ने सभी से ट्रैफिक नियमों के पालन करने की अपील की है। साथ ही कहा कि प्रदेश में अपराध काफी नियंत्रित है। इसमें सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। हमें सड़क सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक करना है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। ये सारे नियम उनकी खुद की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हेलमेट लोगों की अपनी सुरक्षा है, ऐसा नहीं कि उससे हेलमेट लगाने से पुलिस को कुछ मिलने वाला है। ये आपकी अपनी जान के लिए है। जितने भी नियम हैं, जितना भी ओवर स्पीड करने से लोगों की जान ही जाती है। ड्रिंक करके ड्राइव करने से भी कितना बड़ा खतरा, आप खुद के लिए भी खतरा है सड़कों पर, दूसरों के लिए भी खतरा बनता है। तो ये इसीलिए ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। रोल्ड है, बड़े माफियाओं पे हमने नकेल कसी है, बहुत बड़े लोगों पे गैंगस्टर एक्ट लगाए हैं, उनकी प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही हैं, अपराध नियंत्रित है।
और आपराधिक घटनाओं को रोकने को लेकर नैनीताल पुलिस एक्शन में है, जिसके तहत गैंगस्टर एक्ट वाले बदमाशों की संपत्ति अटैच करने की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। एसएसपी पंकज भट्ट के मुताबिक जिले में गैंगस्टर एक्ट के 15 मामले दर्ज किए गए, जिसके तहत 32 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं प्रशासन अब बदमाशों की संपत्तियों को अटैच करने को लेकर उनका चिन्हीकरण शुरू कर दिया है। साथ ही जिले भर में शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर भी अभियान जोरों पर है। इसमें अगर जिले में देखा जाए तो टोटल 15 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे कायम हैं, जिनमें 32 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इनमें चिन्हित किया जा रहा है कि इनके द्वारा जो अर्न प्रॉपर्टी है, जो क्राइम से अर्न प्रॉपर्टी है, उसको चिन्हित किया जा रहा है और उसके आगे की कार्रवाई में उसके जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी चिन्हीकरण की कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है। उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को यूपी के रामपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये अपने शौक और अय्याशी के लिए चोरी करता था। कई दिन से पुलिस इसकी तलाश में भी थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रामपुर रेलवे स्टेशन के पास इसे गिरफ्तार किया है। हमने कुर्की की कार्रवाई की तो इन्होंने भाग के बिहार में शरण ली और लगातार हम सर्वेलेंस कर रहे थे। हम लोग इनके पीछे लगे हुए थे और टीम ने इनको आज ही रामपुर से गिरफ्तार किया है। वहां से भी ये भागने की फिराक में थे और इस बड़ी सफलता मिली है पुलबट्टा पुलिस को। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत अचानक आरटीओ ऑफिस पहुंचे। उनके औचक निरीक्षण से आरटीओ ऑफिस में हड़कंप मच गया। ऑफिस उसके बाहर अनियमितता मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। साथ ही लाइसेंस बनाने को लेकर कई सख्त निर्देश भी दिए हैं। जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि समय समय पर डीएम्स के लिए भी, अन्य अधिकारियों के लिए भी ये औचक निरीक्षण कार्यालयों के होने चाहिए और विशेषकर उन कार्यालयों के जहां पे कि पब्लिक डीलिंग होती है। तो क्योंकि आरटीओ ऑफिस से बहुत सी पब्लिक डीलिंग होती है, तो उसी क्रम में आज यहाँ पे इंस्पेक्शन मैंने किया। तो इसमें अभी तक मैंने वाहनों की फिटनेस की पेंडेंसी, नए लाइसेंसेस की पेंडेंसी, लर्नर्स लाइसेंस की पेंडेंसी, इन सब की समीक्षा की है। एक कमी मैं ये पा रहा हूँ कि जो वैसे तो बहुत हद तक ये ऑनलाइन हो गए कार्यालय, कुछ काम अभी भी मैनुअल है। तो जो काम मैनुअल है उसमें गुंजाइश रहती है कि पारदर्शिता की कमी